Assalamualaikum. Welcome to my channel Geography Time. Today we are study about the layered structure of atmosphere. Atmosphere encloses the earth in the form of different layers. Atmosphere अर्थ को मुख्तलिफ लेयर्स की शक्ल में घेरे हुए है. These layers have different density, temperature, chemical composition and thickness. ये लेयर मुख्तलिफ डेंसिटी, टेम्परेचर, केमिकल कंपोजिशन और थिकनेस रखती हैं. That's why we can divide the atmosphere layer structure into 3. इसलिए हम एटमोस्फेयर के लेयर स्ट्रक्चर को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. These are chemically, electrically and thermally. Chemically homosphere and heterosphere, electrically non-ionosphere and ionosphere, thermally troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Chemically homosphere, एटमोस्फेयर को हम केमिकली होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि एटमोस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. कि एटमोस्फेयर मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है और मिक्सचर 2 टाइप का होता है, एक होमोजीनस और दूसरा हेट्रोजीनस. इसलिए हम एटमॉस्फेयर को केमिकली होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर में डिवाइड करते हैं. होमोस्फेयर एटमॉस्फेयर का वो रीजन होता है जहां केमिकल कंपोजिशन गैसेस की सेम रहती है, जबकि हेट्रोस्फेयर एटमॉस्फेयर का वो रीजन है जहां गैसेस की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट हो जाती है. इलेक्ट्रिकली हम नॉन आयनोस्फेयर और आयनोस्फेयर में एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं. नॉन आयनोस्फेयर एटमॉस्फेयर का वो रीजन होगा जिसमें गैसेस आयन की शक्ल में नहीं प्रेजेंट होती बल्कि न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जबकि आयनोस्फेयर एटमॉस्फेयर का वो रीजन होगा जहां गैसेस आयंस की शक्ल में मौजूद होती है. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आयंस होते क्या हैं. जब एक गैस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है. इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं. आयनोस्फेयर एटमॉस्फेयर का वो रीजन होगा जहां गैसेस आयंस की शक्ल में मौजूद होंगी. जो तीसरी मेन कैटेगरी है जिसकी बुनियाद पर हम एटमॉस्फेयर के लेयर स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं वो है थर्मली. थर्मली हम एटमॉस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर में डिवाइड करते हैं. इस लेक्चर में हम थर्मली लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में डीपली पढ़ेंगे. थर्मली लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर वी कैन डिवाइड द एटमॉस्फेयर इनटू फॉलोइंग लेयर्स: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. क्योंकि हम यहाँ एटमॉस्फेयर के लेयर स्ट्रक्चर को थर्मली डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमें ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स में वर्टिकली टेम्परेचर किस तरह इंक्रीज होता है और किस तरह डिक्रीज होता है. आइए इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं. जैसे कि आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, इस पर हमने वर्टिकली एक्सिस पर एल्टीट्यूड को शो किया है और जबकि हॉरिजॉन्टली टेम्परेचर को शो किया है. जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ट्रोपोस्फेयर में रेड लाइन जो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव वैल्यू 20 से माइनस वैल्यूज की तरफ मूव कर रही है, जिसका मतलब ये है कि ट्रोपोस्फेयर में एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. अगर इस कॉन्सेप्ट की आपने रियल लाइफ में एग्जांपल लेनी है तो आपको मालूम होगा कि हमारे माउंटेन्स की पीक हमेशा स्नो से कवर क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होता है. ट्रोपोस्फेयर में एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर का डिक्रीज होना लैप्स रेट कहलाता है, यानी द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर with the increase of altitude is known as lapse rate. जहाँ ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है वहाँ एक बाउंड्री पाई जाती है जिसे हम ट्रोपोपॉज का नाम देते हैं. ट्रोपोस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रही है और पोज मीन स्टॉप, यानी ये वो रीजन होता है जहाँ ट्रोपोस्फेयर स्टॉप हो जाती है और स्ट्रेटोस्फेयर बिगिन होती है. ट्रोपोपॉज के बाद टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाता है और फिर जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर बिगिन होती है तो टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज करना शुरू कर देता है. टेम्परेचर का एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज करना इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहलाता है, यानी द increase of temperature with the increase of altitude is known as inversion of temperature. बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर की तरह स्ट्रेटोस्फेयर के खत्म होने पर भी एक बाउंड्री पाई जाती है जिसे हम स्ट्रेटोपोज का नाम देते हैं. स्ट्रेटोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोपोज आती है. स्ट्रेटोपोज के बाद टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहता है और फिर जैसे ही मेसोपोज शुरू होती है तो टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होना शुरू कर देता है, बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर की तरह. इसलिए हम इसे बाज़ औकात अपर ट्रोपोस्फेयर का भी नाम देते हैं. जहाँ मेसोस्फेयर खत्म होती है वहाँ एक बाउंड्री पाई जाती है जिसे हम मेसोपोज का नाम देते हैं. मेसोपोज के बाद टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहता है और उसके बाद अपर रीजन में टेम्परेचर दोबारा से
एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ट्रोपोस्फेयर मीनिंग्स इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रोपोस मीन चेंज। दिस लेयर गेट्स its name from the weather that is constantly changing and mixing up the gases. Troposphere ग्रीक वर्ड ट्रोपोस से निकला है जिसका मतलब है चेंज। यहाँ वेदर फिनोमेना अकर होने की वजह से गैसेस मुसलसल चेंज और मिक्सिंग अप होती रहती है, इसलिए हम इसे ट्रोपोस्फेयर का नाम देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इन विच वी लिव। ये एटमोस्फेयर की सबसे निचली लेयर है जहाँ हम रहते हैं। इट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये एटमोस्फेयर सबसे ज्यादा मोटी तह है क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। ऑन इक्वेटर इट इज 16 किलोमीटर बट एट पोल्स इट रिमेन्स 8 किलोमीटर ड्यू टू टेम्परेचर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर पे ज्यादा क्यों होती है और पोल रीजन पे कम क्यों होती है। इसकी वजह यह है कि इक्वेटर पर सन रेज 90 के एंगल पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और गैसेस ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ज्यादा एक्सपेंड करती हैं, फैलती हैं, जबकि पोल रीजन पर सनलाइट प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती और वहां टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से गैसेस श्रिंक हो जाती हैं और ज्यादा एक्सपेंड यानी फैल नहीं सकती। यही वजह है कि ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर पर ज्यादा होती है जबकि पोल रीजन पे कम होती है। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास अबाउट 75 to 80% ऑफ द एटमोस्फेयर। ये एटमोस्फेयर का 75 से 80% रखता है। इट एक्सटेंड अप टू 12 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस यानी अर्थ की सतह से 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इट्स टेम्परेचर फॉल फ्रॉम 17 सेंटीग्रेड टू -55 सेंटीग्रेड 6.5 सेंटीग्रेड पर 100 किलोमीटर। यानी ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई अर्थ की सरफेस के पास होता है जो कि 17 सेंटीग्रेड होता है और सबसे कम टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर के अपर रीजन में पाया जाता है जो कि -55 होता है। ट्रोपोस्फेयर में हर 100 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर 6.5 सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाता है। देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर व्हिच इज नोन एज ट्रोपोपॉज। जहाँ ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है वहाँ एक बाउंड्री पाई जाती है जिसे हम ट्रोपोपॉज का नाम देते हैं। इम्पोर्टेंस ऑल वेदर फिनोमेना अकर इन ट्रोपोस्फेयर। जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही अकर होते हैं, वो पजीर होते हैं। फॉर एग्जांपल हेलिंग, क्लाउड फॉर्मेशन, थंडरिंग, ये सारे जो होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही अकर होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर मीनिंग स्ट्रेटा मीन्स लेयर। दिस लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर ले इट्स ओन सेट ऑफ लेयर्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का लफ्ज स्ट्रेटा से निकला है जिसके मतलब है लेयर यानी तह। एटमॉस्फेयर की ये लेयर खुद एक लेयर है और फर्दर अपने अंदर डिफरेंट लेयर तो रखती है, इसलिए हम इसे स्ट्रेटोस्फेयर का नाम देते हैं। Characteristic it is extend up to 50 kilometer or 31 miles. It has cloud weather. Its temperature increases with the height from -55 to 5 सेंटीग्रेड। यानी स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर की निचली लेयर्स में टेम्परेचर सबसे कम -55 होगा और अपर रीजन में सबसे ज्यादा 5 सेंटीग्रेड होगा। It contains 20% material of the atmosphere. It has maximum amount of ozone about 10 पार्ट पर मिलियन। यानी अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर के मिलियन पार्टिकल्स को लें तो उनमें 10% ओजोन मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। Why the temperature of stratosphere increases with altitude? स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बुलंदी के साथ बढ़ता क्यों है? Between 15 to 30 किलोमीटर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। यानी 15 से 30 किलोमीटर के दरमियान ओजोन लेयर मौजूद होती है। ओजोन इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन। ओजोन जो होती है वो ऑक्सीजन से बनती है। O2 ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। O2 जो होता है वो सूरज की रोशनी में टूटकर कन्वर्ट हो जाता है इनटू O में। दिस सेपरेटेड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय अदर O2। ये जो सेपरेटेड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे O2 के साथ मिल जाता है और फॉर्म O3 यानी ओजोन बना देता है। ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन जनरेट हीट विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टूट रहे होते हैं और ओजोन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से हीट जो होती है वो जनरेट होती है
और टेम्परेचर जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर में वो हाइट के साथ बढ़ जाता है। वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई, यानी एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करती हैं? वैसे तो एरोप्लेन ट्रोपोस्फेयर के अपर रीजन में भी फ्लाई करती हैं, लेकिन जो बेस्ट रीजन समझा जाता है फॉर फ्लाइट वो अपर और मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर को ही समझा जाता है, क्योंकि इन द अपर एंड मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर देयर इज नो स्टॉर्म एंड टर्बुलेंस टू मिक्स अप देयर एयर, so cold heavy air is at the bottom and warm light air is at the top, which generate less friction and disturbance for aeroplane. स्ट्रेटोस्फेयर की नीचे वाले लेयर्स में टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ की एयर कोल्ड होती है और हैवी होती है, इसलिए वो बॉटम पर ही रहती है, जबकि ऊपर वाले पोर्शन पे टेम्परेचर ज्यादा होता है ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की वजह से और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ब्रेकेज की वजह से वहाँ की एयर वार्म हो जाती है और लाइट होती है, इसलिए वो टॉप पर ही रहती है, जिसकी वजह से किसी किस्म की मिक्सिंग ऑफ गैसेस नहीं होती और ना ही वहाँ किसी किस्म के स्टॉर्म्स आते हैं, जो क्या करती है एरोप्लेन के लिए स्मूथर और ईजियर पाथ बना देती है स्ट्रेटोस्फेयर पर। यही वजह है कि एरोप्लेन को किसी किस्म की डिस्टरबेंस और फ्रिक्शन फेस नहीं करनी पड़ती। टेम्परेचर इन्वर्जन प्रोहिबिट्स द वर्टिकल विंड फ्लो, दैट्स व्हाई इन स्ट्रेटोस्फेयर एयर इज ऑलवेज फ्लो पैरेलल टू द अर्थ, which makes flight easier and smoother। क्या होता है कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे ही सनलाइट आती है तो टेम्परेचर नीचे क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा हो जाता है, वहाँ जो एयर मौजूद होती है वो वार्म होती है, वार्म होके ऊपर लाइट हो जाती है और ऊपर की तरफ कन्वेंशनल करंट की शक्ल में उठ जाती है। ये एयर की ये जो मूवमेंट होती है वो वर्टिकल हो रही होती है और हवा जो होती है ये जो ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह लेने के लिए क्या करती है, नीचे की तरफ मूव करती है। ये जो मूवमेंट होती है ये वर्टिकली हो रही होती है, जबकि एरोप्लेन जो होती है वो क्या चलती है, वो पैरेलल हमारी ज़मीन के पैरेलल चलती है, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा फ्रिक्शन फेस करनी पड़ती है। और दूसरा ट्रोपोस्फेयर में वेदर फिनोमेना आकर होते हैं, जिसकी वजह से एरोप्लेन्स को फ्लाई करने में डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ना तो किसी किस्म के क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है, ना हेलिंग होती है, ना थंडरिंग होती है, यानी किसी भी किस्म के वेदर फिनोमेनास नहीं पाए जाते हैं वहाँ। और वहाँ एयर जो होती है वो भी पैरेलल मूव करती है एरोप्लेन से। जब दो चीज़ एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं तो कम चांसेस होते हैं वो एक दूसरे से टकराएं, और जो कम टकराएंगी, जब टकराने के चांसेस ही नहीं होंगे तो फ्रिक्शन भी किसी किस्म की उन्हें फेस करनी नहीं पड़ेगी और ना ही किसी किस्म की डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ेगी। इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर को बेस्ट रीजन कंसिडर किया जाता है फॉर फ्लाइट। और दूसरा इसका मेजर फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी, यानी ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाती है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि इसमें ओजोन फॉर्मेशन होती है, यानी ओजोन लेयर मौजूद होती है। ओजोन प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। विदाउट ओजोन लाइफ इज इम्पॉसिबल, यानी अगर ओजोन ना हो तो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है। मेसोस्फेयर मीनिंग meso means mid, it is the mid layer of atmosphere, that's why it is known as mesosphere। यह हमारी एटमॉस्फेयर की मिड लेयर यानी बीच वाली लेयर है, इसलिए हम इसे मेसोस्फेयर का नाम देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, it rises from 50 to 80 kilometer in the layer of atmosphere, temperature decreases from -5 centigrade to -93 centigrade, यानी -5 centigrade ज़्यादा टेम्परेचर है -93 centigrade से। So in this layer air moves in the form of conventional current in the upward direction, इसलिए यहाँ एयर कन्वेंशनल करंट की शक्ल में फ्लो करेंगी। इट इज सिमिलर टू द ट्रोपोस्फेयर बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, देयरफॉर इट इज also known as upper troposphere. In the top of the mesosphere where thermosphere begins, there is a boundary layer which is known as mesopause. Importance: in the mesosphere about 80 to 85 km there is a layer of air which is known as D layer. In the process of ionization, molecular particles are electrically charged and become ions. Ionized particles concentrate in a zone called the D layer which reflect radio waves. 80 से 85 किलोमीटर पर एक लेयर बनती है जिसे हम डी लेयर का नाम देते हैं। ये लेयर सिर्फ दिन के दौरान ही बनती है, इसलिए हम इसे डी लेयर यानी डे लेयर भी कहते हैं। डी लेयर गैसेस की आयोनाइजेशन की वजह से बनती है। आयोनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आयंस बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ
आयन फॉर्मेशन इज नोन एज आयोनाइजेशन। आयन्स क्या होते हैं? जब एक गैस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है तो उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाता है और वो फ्रीली मूव करने लगती है। इसको हम आयन फॉर्मेशन कहते हैं और ये प्रोसेस आयोनाइजेशन कहलाता है। एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस पर जब सन रेज पड़ती है तो उनके एटम में मौजूद न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और जिसके इर्द गिर्द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, इस सनलाइट की मौजूदगी की वजह से न्यूक्लियस की पावर से बाहर निकल जाते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं। इस तरह एक गैस सनलाइट की मौजूदगी में आयंस में कन्वर्ट हो जाती है और फ्रीली मूव करती है। ये डी लेयर जमीन से आने वाली रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है और हमारे लिए कम्युनिकेशन को इजी बनाती है। दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेटेरियोइड्स। ये लेयर हमें शहाबे साकिब से भी बचाती है। जब मेटेरियोइड्स मेसोस्फेयर में इंटर होते हैं तो वो फ्रिक्शन और टेम्परेचर के बाइस जलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जब वो हमारी ग्राउंड सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो लेस डिस्ट्रक्शन काज करते हैं, क्योंकि वो अपना आधे से ज्यादा मार्क ट्रैवलिंग के दौरान ही खो चुके होते हैं। अगर ये लेयर ना मौजूद हो तो मेटेरियोइड्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हमारी जमीन के साथ स्ट्राइक करें और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन काज करने का बाइस बने। थर्मोस्फेयर। थर्मो मीन्स हीट और टेम्परेचर। दिस लेयर ऑफ एटमोस्फेयर हैज वेरी ग्रेट टेम्परेचर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट थर्मोस्फेयर। ये लेयर जो है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर रखती है, इसलिए हम इसे थर्मोस्फेयर कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक। इट इज अगर अबव 80 to 800 किलोमीटर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज कर रहा था, बिल्कुल थर्मोस्फेयर में भी टेम्परेचर इसी तरह हाइट के साथ इंक्रीज करेगा, इसलिए यहाँ भी एयर जो है वो पैरेलल मूव करेगी। दिस लेयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन आयोनाइज्ड फॉर्म। ये लेयर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आयंस पर मुश्तमिल होती है। इंपॉर्टेंस। रिफ्लेक्ट रेडियो वेव। थर्मोस्फेयर प्रोड्यूसिंग ई लेयर एंड एफ लेयर। दीज लेयर्स रिफ्लेक्ट रेडियो वेव। थर्मोस्फेयर में मेसोस्फेयर की तरह आयोनाइजेशन के प्रोसेस की वजह से आयोनाइज्ड लेयर बनती हैं, जिन्हें हम ई लेयर और एफ लेयर में कैटेगराइज करते हैं। ई लेयर सिर्फ रात में बनती है, जबकि एफ लेयर रात और दिन दोनों औकात में मौजूद रहती है। ई लेयर 90 किलोमीटर की बुलंदी पर पाई जाने वाली लेयर है, जबकि एफ लेयर 240 किलोमीटर की बुलंदी पर पाई जाती है। दीज लेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स। ये दोनों लेयर्स रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं और हमारी कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। Auroras. Due to ionization, a vivid sheet-like display of light is formed. This vivid sheet-like display of light, known as auroras borealis in northern hemisphere and auroras australis in southern hemisphere. Auroras को हम dancing light भी कहते हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन के प्रोसेस की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं। जब उन पर रेडिएशन पड़ती है तो वो रैपिडली आगे पीछे की तरफ और डिफरेंट लाइट्स की शक्ल में मूव करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए हम ऑरोरास को डांसिंग लाइट कहते हैं। ये सिर्फ पॉल रीजन पे ही बनते हैं। अगर ये ऑरोरास नदर्न हेमिस्फीयर में बने तो हम इन्हें ऑरोरास बोरियालिस का नाम देते हैं, और अगर ये सदर्न पॉल पर बने तो हम इन्हें ऑरोरास ऑस्ट्रेलिस का नाम देते हैं। एक्सो मीन आउटसाइड और एक्सटर्नल, बिकॉज इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्सोस्फेयर। इट इज फाउंड फ्रॉम 800 किलोमीटर टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 60,000 किलोमीटर, यानी ये 800 किलोमीटर से 60,000 किलोमीटर जहाँ हमारा एटमॉस्फेयर एंड होता है वहाँ तक पाया जाता है। इट हैज नो अ डेफिनेट आउटर बाउंड्री, यानी स्पेस और इसके दरमियान कोई आउटर डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, ये हम इसे इन दोनों को आपस में अलहदा कर सकते। इट इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशनल जोन, हम इसको ट्रांजिशनल जोन का भी नाम देते हैं। ट्रांजिशन मतलब मिड, क्योंकि ये हमारी जमीन और स्पेस के दरमियान का इलाका है, इसलिए हम इसे ट्रांजिशनल जोन का नाम देते हैं। इट इज वेरी थिन लेयर, इट कंटेन्स वेरी लाइट गैसेस, फॉर एग्जांपल हीलियम एंड हाइड्रोजन। इट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटोस्फेयर बिकॉज मोस्ट ऑफ द एयर पार्टिकल्स आर कंट्रोल्ड बाय द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ एक्सेप्ट इट्स ग्रेविटी। इस रीजन को हम मैग्नेटोस्फेयर का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक पावर की वजह से एयर पार्टिकल्स, एयरक्राफ्ट और स्पेसशिप वगैरह अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। इट हैज वेरी हाई टेम्परेचर। Importance. It is the region where satellites revolve around the earth. अब हम एज अ होल देख लेते हैं कि
थर्मली जो हमने लेयर्स स्टडी की हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर जो है वह 0 से 12 किलोमीटर की हाइट पर पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ तमाम वेदर फिनोमेना आकर होते हैं। जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, एक तो स्ट्रेटोस्फेयर की पहले हाइट देख लेते हैं। ये 12 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। और पहली ये क्या करती है, हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है क्योंकि इसमें ओजोन मौजूद होती है। दूसरा ये क्या, बेस्ट फॉर फ्लाइट होती है। क्लियर वेदर होने की वजह से एरोप्लेन्स जो होती हैं वो यहीं मूव करती हैं, यहीं फ्लाई करती हैं। ओके, मेसोस्फेयर में देख लेते हैं। मेसोस्फेयर जो होती है वो क्या होती है, उसमें जो मेटेरियोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो ये हमें क्या करती है, मेसोस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। दूसरे हमें रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करके हमें रेडियो सिग्नल्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेडियो सिग्नल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है कि इसमें डी लेयर मौजूद होती है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, थर्मोस्फेयर जो है वो 8 से 800 किलोमीटर तक वाक़ई है। और इसमें क्या होते हैं, ई लेयर और एफ लेयर मौजूद होती है, जो कि ई लेयर नाइट के दौरान बनती है, जबकि एफ लेयर जो होती है वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहती है। थर्मोस्फेयर में अरोराज भी बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक्सोस्फेयर को देख लेते हैं। एक्सोस्फेयर में क्या होती है, स्पेसशिप्स और सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।